हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं सीईटी एग्ज़ाम 2026 को टारगेट करते हुए आपको कंप्यूटर की, इंडियन ज्योग्राफी की और इंडियन पॉलिटी की क्लासेस प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये अपनी पहली क्लास है जो कि मैंने ली है इंडियन पॉलिटी की। और इंडियन पॉलिटी में से मैंने टॉपिक लिया है राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। ठीक है। इस टॉपिक को हम टॉप 50 पीवाईक्यू के माध्यम से पूरा कंप्लीट कर देंगे। अगर आपने ये टॉपिक कर रखा है तो आप इसको एज अ मॉक टेस्ट ले सकते हो, और अगर आपने ये टॉपिक नहीं करा तो भी आपका ये टॉपिक इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। और सेकंड थिंग, जैसा कि आरएसएसबी का न्यू पैटर्न चल रहा है, मिलान करने वाले क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है, ये वाले क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में इन्वॉल्व किया है। और वो तो वैसे भी आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ राजस्थान जीके के टॉपिक भी अपलोड कर चुका हूँ, और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, चैनल पर जाकर आप वो चेक कर सकते हो। ठीक है। और ये इस टॉपिक का पार्ट 1 है जिसमें अपन 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद 25 क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट आएगा, और इस टोटल 50 क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरे टॉपिक को खत्म कर देंगे। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने इंडियन पॉलिटी के पहले टॉपिक को, जो कि है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। अभी ये जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है यानी डीपीएसपी, इसको संविधान में जोड़ने का क्या उद्देश्य है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में जोड़ने का मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार इन सिद्धांतों को पालन करते हुए ऐसे लॉज बनाए जो नागरिकों की जीवन स्तर को बेहतर और सुखद बना सके। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो डीपीएसपी है ये संविधान के भाग 4 में है। कौन से भाग में है? भाग 4 में है। और आप इसको कैसे याद रख सकते हो बिना कंफ्यूजन के कि डीपीएसपी यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये 4 शब्द है। 4 शब्द है तो ये संविधान के भाग 4 में है। ठीक है। और आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। अपन को सारे आर्टिकल याद नहीं करने, जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हो गए वो मैं आपको बता दूंगा, उनको आप अच्छे से याद करना। ठीक है। अब आप स्क्रीन पे जो क्वेश्चन देख रहे हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है अपने डीपीएसपी हो गए, मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, ऐसे जितने भी टॉपिक है जो आर्टिकल वाले, उसमें से आर्टिकल है ना मिलान करने वाला क्वेश्चन ही आएगा। उसमें से जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। अब चलिए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मिलान करने वाला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, जो कि अपना 1 नंबर हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का गठन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 40, जिसके तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना अनुच्छेद 40। उसके बाद अनुच्छेद 41 की बात करूं तो ये सभी को काम करने का अधिकार देता है। ठीक है, सभी को काम करने का अधिकार, यानी युवा जितने भी है या जितने भी लोग हैं सभी को काम करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? तो आर्टिकल 41 सभी लोगों को काम करने का अधिकार देता है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 44 की बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 44, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो देश का पहला राज्य गोवा है। याद रखना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता से रिलेटेड है। ठीक है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो देश में सभी धर्म के लोग हैं उनके लिए कानून समान है। ये है समान नागरिक संहिता, और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य गोवा है। याद रखना। और आर्टिकल 44 ये कहता है समान नागरिक संहिता से। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं जो भी स्टार लगा के बता रहा हूँ उनको तो आपको बहुत अच्छे से याद करना है। उसके बाद अगर अपन बात करें आर्टिकल 48 की, तो आर्टिकल 48 जो है वो कृषि और पशुपालन के गठन से रिलेटेड है और इनका विकास करना है। तो आर्टिकल 48 क्या हो जाएगा? कृषि एवं पशुपालन का गठन और इनका विकास। और इनसे भी 48 आर्टिकल से भी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है जो कि 48A है। 48A ये बोलता है, सबसे पहली बात तो इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको संविधान में ऐड किया गया है। और ये बोलता है कि आपको वन और वन्य जीवों की रक्षा करनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 48A, याद रखना हमेशा। ठीक है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके, 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। जहाँ आर्टिकल 40 बोलता है ग्राम पंचायत का गठन, 41 बोलता है काम करने का अधिकार, 44 बोलता है समान नागरिक संहिता। इसको इंग्लिश में भी दे सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसे दे सकता है इंग्लिश में भी। याद रखना, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके बाद आर्टिकल 48 जो है वो कृषि और पशुपालन का गठन से संबंधित है और इनका विकास करने से संबंधित है। और 48 मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वन और वन्य जीव की रक्षा करने की और इनका संरक्षण करने की बात करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अब ये जो पैटर्न देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन का किस एग्जाम में पूछा गया है, तो आप देख सकते हो आईएएस एग्जाम में पूछा गया है। और भाई ये जो पैटर्न है ना आरएसएसबी का न्यू पैटर्न, जिसमें पूछा जाता है कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है, आप इसका ऑप्शन देख सकते हो, केवल वन केवल टू, वन और टू दोनों, और ना तो वन ना तो टू, ऐसे ही क्वेश्चन अपना पूछा जाता है। ये इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये एक्चुअल में जो है यूपीएससी का पैटर्न है, जो कि आईएएस वगैरह में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये यूपीएससी का पैटर्न है ना। और ऐसे ही अपने न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अपन को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सीईटी वगैरह या अदर वीडियो पटवारी वगैरह सभी में यही पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। तो समझ गए। तो चलिए आप क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें पहला पॉइंट दे रखा है कि मानव के दुर्व्यापार और बालाघात श्रम का प्रतिषेध। अपन को इसमें पूछा है कि इसमें कौन सा डीपीएसपी में कौन शामिल है। तो ये अगर मैं बात करूं मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये तो आर्टिकल 23 बोलता है, और ये आर्टिकल 23 तो अपना फंडामेंटल राइट यानी अपने फंडामेंटल राइट यानी ये तो उसका पार्ट है, क्या बोलते हैं, मूल अधिकारों का पार्ट है। ये तो उसका पार्ट है ही नहीं, डीपीएसपी का पार्ट है ही नहीं। डीपीएसपी तो अपने आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, और ये तो आर्टिकल 23 है जो कि फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकारों में शामिल होता है। तो ये इसका आंसर होगा नहीं। अब देखते हैं इसका दूसरा बिंदु, जो कि है मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिशत। बिल्कुल सही, ये डीपीएसपी का पार्ट है ना। इसके तहत क्या होता है, जो कि शराबबंदी वगैरह की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो जो गुजरात है अपना, वो ड्राई स्टेट है, वो उसमें मादक पेय जो है यानी शराब वगैरह इन पे प्रतिबंध लगाया जाता है। और जैसे जो अपनी नशीली दवाएं गोलियां हैं उनको पर भी प्रतिषेध लगाया जाता है। यही जन कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। तो ये अपना डीपीएसपी का पार्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। वन क्यों नहीं होगा, वन मैंने बता दिया कि आर्टिकल 23 में आता है, और आर्टिकल 23 जो है वो अपना फंडामेंटल राइट है यानी मूल अधिकार है वो अपने, है ना। तो ये डीपीएसपी का पार्ट नहीं है। अपन से केवल पूछा था डीपीएसपी में यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा शामिल है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका शामिल हो जाएगा, यानी केवल 2 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आप चीजों को समझ रहे होंगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का उल्लेख किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शायद अभी आरएसएसबी के किसी एग्जाम में देखने को मिला था, याद नहीं आ रहा मेरे को किस एग्जाम में देखने को मिला था। जो भी मैं स्टार लगा रहा हूँ उसको तो आपको बहुत अच्छे से ये तैयार करना है। तो आर्टिकल 50 अपन को बोलता है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण की बात करता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 50, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है ना। आर्टिकल 50 बोलता है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण की बात करता है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। आप देख सकते हो आईएएस में पूछा गया है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति यानी इंटरनेशनल पीस रहे। तो अपने डीपीएसपी का सबसे अंत वाला आर्टिकल यानी आर्टिकल 51 ये कहता है कि इंटरनेशनल पीस रहे। मैंने आपको बता चुका हूं कि 36 से 51 तक अपने डीपीएसपी है। तो ये लास्ट वाला जो 51वां आर्टिकल है वो ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित ही है, ठीक है। आर्टिकल 51 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वीडियो को पॉज करके वापस इनको को पढ़ना और वीडियो को 2-3 बार देखना, ताकि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से याद हो सके, क्योंकि आर्टिकल को जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा आपको याद रहेंगे। दूसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियो के लिए, और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना। मैं उधर सारी अपडेट्स वगैरह सब कुछ इन्फॉर्मेशन सारी व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है, ठीक है। आप ऑप्शन देख सकते हो, आर्टिकल 45, 46, 47, 48, है ना। तो अगर मैं बात करूं दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान जो की गई है वो आर्टिकल 46 के तहत की गई है, ठीक है। और आर्टिकल 45 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 45 बोलता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये इसको जब संविधान बना था तो जब इसको जोड़ दिया गया था आर्टिकल 45 को, तो इसमें यह बात की गई थी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब आप बोलोगे कि भाई हमने तो ये पढ़ा है कि आर्टिकल 21 क यानी 21A ये बोलता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने, क्योंकि ये जो बात हुई है ये बात है अपने 2002 की, जबकि 2002 में अपना वो 86वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। लेकिन उससे
पहले से ही इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। किस आर्टिकल के तहत? 45 के तहत। उसके बाद में जब 86वां संविधान संशोधन होता है उसके तहत 21A को जोड़ दिया जाता है और उसके तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया जाता है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसमें 6 से 18 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 45 में पहले ये बात की गई थी। फिर में तो अब 45 में क्या है? तो अब 45 में जो कि 6 साल तक के कम बच्चे, 6 साल से जितने भी कम बच्चे यानी 0 से 6 साल तक की उम्र वाले बच्चे, उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। याद रखना, आर्टिकल 21A और आर्टिकल 45 इन दोनों में कंफ्यूजन मत होना। 21A में अब ये बात की गई है कि 6 से 18 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6 से 18 कर दिया गया है, पहले 6 से 14 था। और 45 ये बोलता है कि 0 से 6 यानी 6 साल तक के जितने भी 6 साल से कम उम्र वाले बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। और अपन से क्वेश्चन पूछा था कि निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है, तो आर्टिकल 46 के तहत की गई है। तो तीनों आर्टिकल ध्यान रखना, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिए है। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो काम करने का अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 41 जो है वो अपन को काम करने का अधिकार देता है। ठीक है, ये अपन पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? जब भी अपन से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए उद्देश्य है या उद्देश्य नहीं है, तो सबसे पहले एग्जाम में जाकर ये क्वेश्चन पेपर पे डार्क लाइन करा करो, क्योंकि उधर एग्जाम का प्रेशर इतना रहता है कि अपन ने दिमाग में से निकल जाता है, वह क्वेश्चन पूछा था नहीं है और अपन ढूंढने लग जाते हैं। ये बहुत लोगों के साथ होता है और बहुत से क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले इस पर डार्क अंडरलाइन करनी है, उद्देश्य अपन से पूछा नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं भी आता हो ना, तो इसके आंसर तक कैसे पहुंचोगे? जब ऑप्शन आपसे नहीं है पूछा यानी नेगेटिव सेंस में पूछा है क्वेश्चन, तो उसका आंसर भी नेगेटिव सेंस में होगा। और अगर क्वेश्चन पॉजिटिव सेंस में पूछा होता यानी उद्देश्य है, तो उसका आंसर भी पॉजिटिव सेंस वाला होता है ना। तो ऐसे करके आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हो। अब अपन से पूछा है नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है, तो उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो इसका प्राथमिक उद्देश्य, ये तो है ही इसका उद्देश्य। और आप देख सकते हो ऑप्शन पॉजिटिव है, तो ये इसका आंसर होगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, ये भी एक पॉजिटिव साइन का लग रहा है मेरे को, तो ये भी इसका ये भी नहीं हो सकता है ना। और वैसे भी ये इसका उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। ये तो अभी मैं बता चुका हूं, आर्टिकल 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है इसमें डीपीएसपी में। ठीक है, तो ये भी इसका नहीं होगा आंसर, है ना। और ये दूसरी चीज, ये पॉजिटिव सेंस भी कर रहा है, तो ये इसका आंसर हो ही नहीं सकता, अपन को नेगेटिव ढूंढना है। और उसके बाद है कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये इसका बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। धार्मिक राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है ना। वापिस अपन को नेगेटिव सेंस वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। मद्य निषेध अपन ऊपर पढ़ के आए, जितने भी मादक पदार्थ है उनका निषेध की बात की गई है इसमें। काम का अधिकार मैं बता चुका हूँ, आर्टिकल 41 के तहत इसमें काम के अधिकार दिया गया है। ठीक है, समान कार्य हेतु समान वेतन, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें बोला गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। कैसे? मतलब जो मेल है और फीमेल है, मान लो किसी काम करने के लिए आदमी को 600 रुपये मिलते हैं, तो वही काम करने के लिए फीमेल जो है उसको भी 600 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आदमी है तो इसको 600 रुपये दे दिए और ये तो औरत है तो इसको 500 रुपये दे दो, ऐसा नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ये अपना डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, तो याद रखना इसको। और सूचना का अधिकार, भाई सूचना का अधिकार जो है वो इसमें नहीं है, डीपीएसपी में नहीं है, तो ये ऊपर के 3 इसमें हो जाएंगे, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल होंगे, जबकि जो सूचना का अधिकार है वो डीपीएसपी में शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? यानी जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, है ना, इसके तहत किसको नहीं जोड़ा गया? तो देखते हैं अपन ऑप्शन की ओर। शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, इसको तो बिल्कुल जोड़ा गया। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, बिल्कुल जोड़ा गया। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। और उसके बाद ऑप्शन डी है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, तो बिल्कुल इसको भी जोड़ा गया। इसको नहीं जोड़ा गया था, इसको कब जोड़ा गया भाई? इसको तो 1950 में ही जोड़ दिया गया था, जब संविधान बना था ना, तभी जोड़ दिया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान आचार संहिता, समान नागरिक संहिता। ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऊपर ही, और ये आर्टिकल 44 है। ठीक है,
अपन बहुत अच्छे से ऊपर इसको देख चुके हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, एक तो अपने डीपीएसपी में भी पाया जाता है और संविधान की प्रस्तावना में पाया जाता है, तो इसको ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन अगर मान लो इधर और कुछ लिखा होता और इसमें से अपन को केवल एक ही ऑप्शन चूज करना होता, तो फिर अपन ये चुनते, यानी नीति निर्देशक तत्वों में भारत को कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया गया है ना, यानी विचार पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। अगेन आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है ना। मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाट के लाया हूँ, इससे बेस्ट क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, है ना। ऐसे ही नहीं कि वन लाइनर उठा के लेके आ गया, जो करा के फटाफट वीडियो खत्म करा, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया हूँ जो एग्जाम में आने की, जिनकी पॉसिबिलिटी 100% हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अपन से पूछा है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान दिए गए, है ना। तो इसमें बड़ा क्वेश्चन है, देखो यही वाला पैटर्न अभी एग्जाम में फॉलो हो रहा है, जिसमें अपन से पूछा जाता है कौन कौन से चीजें सही है। अब इसमें अपन से पूछा गया है कि उपयुक्त जो दिए गए हैं उनमें से कौन सी गांधीवादी सिद्धांत है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं। तो इसमें केवल 1 2 4 2 3 1 3 4 और 1 2 3 4 सभी है। अभी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो उसका पार्ट है। लिबरल इंटेलेक्चुअल का पार्ट है, तो ये गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत नहीं आएगा। उसके बाद है ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ये बिल्कुल ये गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ये भी गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत आएगा, यानी सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है सभी कर्मचारियों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना, ये बिल्कुल गलत है, ये उसमें आएगा, ये आपके आएगा सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है। ये आएगा सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो है वो केवल 2 3, यानी ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी केवल 2 और 3, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब इसमें ये नहीं पूछा होता गांधीवादी सिद्धांत, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता? ऑप्शन 1 2 3 4 ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन इसमें केवल गांधीवादी सिद्धांत पूछा है, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, जिसमें केवल 2 और 3 कथन सही होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए गए? तो अपन ऊपर देख चुके हैं, इसमें समाजवादी भी शामिल है, उदार बौद्धिकवादी भी शामिल है और गांधीवादी भी शामिल है। ऊपर मैं बता चुका हूँ, गांधीवादी अपने 2 विचार थे, गांधीवादी थे। एक वो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला था वो उदार बौद्धिकवादी था, और अपन ने लास्ट वाला ऑप्शन जो देखा वो समाजवादी सिद्धांत पर आधारित था, ठीक है। मतलब इसके अंदर इंक्लूड होगा, तो मैं बता चुका हूँ। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है, यानी डीपीएसपी का भाग नहीं है? एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है ये। ऑप्शंस को देखते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल ये तो शामिल है। ऑप्शन बी की बात करें तो वह है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके ये आर्टिकल 49 है, आर्टिकल 49 है, और ये बोलता है कि जो भी अपने राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, जैसे कि ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, और जो भी मतलब राष्ट्रीय की जो इमारत है ना, स्मारक है, उनको आपको उनका प्रोटेक्शन करना है। उधर गंदगी नहीं फैलानी है, उधर मतलब किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे उनको क्षति पहुंचे, ठीक है। तो ये आर्टिकल 49 बोलता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद तो ये इसका पार्ट है ना। और उसके बाद है पर्सनल लॉ का संरक्षण, ये बिल्कुल गलत है, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। और न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग करना, ये बिल्कुल होगा, क्योंकि ये आर्टिकल 50 है, ये डीपीएसपी में शामिल है, ये मैंने बता दिया। ऑप्शन नंबर बी, ये आर्टिकल 49 है, डीपीएसपी का पार्ट है। और ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी अपना डीपीएसपी का पार्ट है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी स्वयं विधि पर्सनल लॉ इसका संरक्षण, ये डीपीएसपी का पार्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, यानी डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया हजारों बार, और आने वाले एग्जामों में भी ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। इसका तो प्रिंट निकाल के दीवार पे छाप लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी आप डीपीएसपी की बात करोगे तो ये आयरलैंड से लिए गए, है ना, याद रखना इस क्वेश्चन को, आयरलैंड से लिए गए डीपीएसपी, और इस संविधान के भाग 4 में है। और ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, याद रखना तीनों चीजों को, कि भाई डीपीएसपी यानी राज्य के नीति
निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, संविधान के भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे मिलान करने वाला पूछ सकता है जिसमें वो एक तरफ टॉपिक के नाम दे देगा। कौन से टॉपिक के नाम दे देगा? जैसे ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार दे देगा और आपने मूल कर्तव्य दे देगा, नागरिकता दे देगा और सामने इसके दे देगा कि बताओ मिलान करने वाला क्वेश्चन देगा। सामने दे देगा संविधान का भाग 1 2 3 4 ऐसे करने को बोलेगा और मिलान करने के लिए आपसे कहेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। दूसरी चीज ये नहीं देगा तो वो आर्टिकल दे सकता है, जैसे 36 से 51, 12 से 35, 1 से 12 और फिर बोलेगा मिलान करो। तो ये चीज भी दे सकता है। मैं आपको सारी पॉसिबिलिटी बताऊंगा जिससे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ताकि अपना क्वेश्चन कैसे भी तरह से बाहर नहीं निकले। ठीक है, तो आप इन चीजों को भी ध्यान में रखना और बाकी अपन दूसरे टॉपिक करेंगे तो उधर भी मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो मैं आपको बता चुका हूं, ये भारतीय संविधान के भाग 4 में सम्मिलित है। ठीक है, और भाग 3 में जो है वो आपके मूल अधिकार है यानी मौलिक अधिकार है और 4(1) में जो है मूल कर्तव्य है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ठीक है, बता चुका हूं ये तीनों चीजें। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भारतीय नागरिकता। बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, बहुत लोग इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे और इस पे प्रस्तावना पर टिक कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से पढ़ना इसको कि संविधान का कौन सा भाग जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग इसको प्रस्तावना टिक कर देंगे, लेकिन इसका आंसर क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो भी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसको आप 2-3 बार पढ़ना है और वीडियो को 2-3 बार देखना है, ताकि आपके दिमाग में चीजें लंबे समय तक याद रहे और भूलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0 हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है ना? तो ऑप्शन देखते हैं। आर्थिक सिद्धांत भी इसके अंतर्गत आते हैं, सामाजिक सिद्धांतों को भी इसमें शामिल किया गया है और प्रशासनिक सिद्धांतों को भी शामिल किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब इन तीनों सिद्धांतों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वीडियो स्टार्ट की थी तभी मैंने आपको बता दिया गया था कि इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य को एक मतलब देश को एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना ऐसा कुछ नहीं है। सरकार निरंकुश कार्य पर नियंत्रण रखना ऐसा भी कुछ नहीं है। नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य तो ये है कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? आईएएस और आरआरबी यानी रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका उद्देश्य क्या था? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना? जी नहीं। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना? नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य था, है ना? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, यानी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है? मतलब एक कोड दे रखा है आपको और उसमें बताया कि ये किस व्यक्ति ने कहा है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप याद रख सकते हो कि ये कहा है अपना केटी शाह ने कि जो नीति निर्देशक तत्व है यानी सिद्धांत है डीपीएसपी को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है ना? किसने? केटी शाह ने। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? यानी ये पूछ रहा है कि जो अपने मौलिक अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट है वो जितने इम्पैक्टफुल है उतने ही इम्पैक्टफुल किसको बनाया गया है? डीपीएसपी को। किस संविधान संशोधन के तहत? तो ये अपना 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसके तहत जो डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व है उनको मौलिक अधिकार यानी जो कि अपने फंडामेंटल राइट है उनके इक्वली इम्पैक्टफुल बनाया गया है ना? मतलब जितने, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये ईयर याद रखना, 1976 में हुआ था। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? ठीक है, तो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा कौन देता है हमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये देते हैं हमें कि समाजवादी राज्य की स्थापना की जाए। ठीक है, उसके बाद है
संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। समाज में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है, ये तो इसमें दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत कैसे है? वाद योग्य है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि जो भाई अपने नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, ये वाद योग्य नहीं है, यानी इनको लेकर आप न्यायालय में यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वाद दायर नहीं कर सकते, यानी केस नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बात करूं मूल अधिकार की, यानी फंडामेंटल राइट की, तो अगर आपके एक भी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आर्टिकल 32 ये कहता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है, आप इसके खिलाफ जो है वाद दायर कर सकते हो, है ना। लेकिन जबकि अगर अपन नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो वो वाद योग्य नहीं है। तो ये थे अपने 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और इससे पहले मैं अपने राजस्थान जीके के भी क्लासेस अपलोड कर चुका हूँ न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो आपके लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग क्लासेस देख सकते हो। दूसरी चीज़ ये, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लेना। मैं इधर ही सारी क्लासेस अपलोड करता हूँ और इसकी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सअप पे दे देता हूँ। बाकी सारी भी एग्जाम रिलेटेड डिटेल्स वगैरह मैं सब व्हाट्सअप पे प्रोवाइड कराता हूँ। तो इसलिए चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। साथ ही एलडीसी के लिए अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो उसकी बुक लिस्ट भी मैंने बता दी है, उसका लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूँ, देख लेना वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।